हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है और आज है क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटी। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में क्या था। तो हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो ये ना 14-15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और इसमें हमारे नेहरू जी का एक फेमस स्पीच भी था, ट्रिस्टी एंड डेस्टिनी। ठीक है। और उसके बाद ना हमारे देश पर एक बहुत बड़ा चैलेंजेस से भी गुजरा था कि हमारे देश का पार्टीशन हो गया था। तो हमारे देश के सामने सबसे पहला जो चैलेंज था वो क्या था कि हमारे देश को यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखना, ठीक है, डेमोक्रेसी अपनाना और सभी को ना क्या कहते हैं हमारे देश को क्या कहना डेवलप करना। ठीक है, ये तीन हमारे सामने ना तीन चैलेंजेस थे। ठीक है। उसके बाद क्या था, हम सबके सामने ना बहुत ज़्यादा गंभीर जो सिचुएशन था कि हमारे देश का पार्टीशन हो चुका था। हमारे देश का पार्टीशन हो चुका था तो उसका क्या था कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ना हर एक ऐसा नहीं था कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये जो पार्टीशन हुआ था ये ना सबके मंजूरी से हुआ था, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी जो मुस्लिम लीग थे ना वो चाहते थे शुरू से ही कि ना देश का पार्टीशन हो, पर ना ऐसा मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया का नहीं चाहते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इंडिया में ना एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही ना मुस्लिम रहते थे। ठीक है, मुस्लिम अलग अलग जगह पे रहते थे और ना ऐसा भी नहीं था कि हर एक मुस्लिम ना जाना चाहते थे यहाँ से। तो ना ऐसे मुस्लिम जो जनसंख्या थे उनको ना फोर्सली पाकिस्तान जाना पड़ा और फिर जो इंडियन वो जो हिंदू थे उनको यहाँ आना पड़ा। ठीक है, हिंदू और जो बहुत सारे जो लाखों सिख और ना हिंदू क्या हुआ था, कंक्यूर कर गया था यहाँ पे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में, और यहाँ पे मुस्लिम फंस गए थे। तो इसी वजह से क्या हुआ था, कंसिक्वेंस क्या हुआ था पार्टीशन का कि बहुत सारे लोगों को ना क्या होना पड़ा था कि रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। ठीक है, उनका घर बार छीन गया था, औरतों के साथ रेप हो रहा था, उनको जबरदस्ती ना उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था ये, और फिर बहुत सारे बच्चे ने अपने माता पिता से भी बिछड़ गए थे। ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था जो पार्टीशन हुआ था उसका। ठीक है, और बहुत सारे लैक ऑफ हिंदू और मुस्लिम भी ना क्या हो रहा था, उन सबके साथ भी गलत हो रहा था। ठीक है, अब जो गांधी जी का फेस था, ठीक है, गांधी जी का फेस क्या था कि ना गांधी जी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे। गांधी जी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी उस समय में थे भी नहीं। क्यों नहीं थे, क्योंकि ना हमारा देश जो था ना, तो जब आज़ाद हुआ था तो कलकत्ता में ना तभी रायट चल रहा था, तो गांधी जी उस चीज़ को ना रोकने गए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होते वो ना वहाँ पे वायलेंस मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नॉन वायलेंस हो गया था तो वायलेंस को मेंटेन कर रहे थे और क्या कर रहे थे वो हारमोनी वहाँ पे बता रहे थे। गांधी जी ना नहीं चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू को ना अलग कर दिया जाए, वो मुस्लिम और हिंदू का यूनिटी के बारे में चाहते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि वो जो ये चीज हुआ था ना कि जो पाकिस्तान को अलग हुआ था तो वो उनको खराब फील हुआ था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, नाथूराम गोडसे उनको ना 30 जनवरी 1948 को गोली मार के मार दिया था। ठीक है, गांधी जी को मार दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, कम्युनल वायलेंस जो था तो गांधी जी के पद पे सब चलने लगे थे और कम्युनल वायलेंस जो हो रहा था उसको सब क्या कहते थे, कम करने लगे थे, क्योंकि गांधी जी का मौत हो गया था। वो यही शुरू से यही चीज चाह रहे थे कि कोई भी पार्टीशन ना हो, इक्वालिटी ना हो। तो इस चीज को लेकर ना सबको बहुत दुख हुआ था, तो इसीलिए सब ना सब कुछ बंद कर दिए थे। अब देखो क्या था प्रॉब्लम था, इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट का। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम था ना हमारे देश को लेके कि एक तो पार्टीशन हो चुका था, उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो ही गया था कि अब रेफ्यूजी कैंप पे रहना पड़ा था लोगों को, लाखों लोग मर गए थे, लाखों औरतों का रेप हो चुका था, उनको फोर्सली उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा था। तो अब क्या हो रहा था, प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था प्रिंसली स्टेट को भी एकत्र करने में। प्रिंसली स्टेट को ना जो ब्रिटिश आए थे ना वो क्या बोल दिए थे कि आपको अगर अलग रहना तो आप अलग रहिए, या तो इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करें तो इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए। तो इससे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो बहुत सारे जो थे ना वो तो प्रिंसली स्टेट इंडिया में जुड़ गए, पर ना जो जूनागढ़ थे, कश्मीर थे और मणिपुर थे ना वो इंडिपेंडेंस रहना चाहते थे। तो ये एक तरीका का प्रॉब्लम हो गया था, इंडिया को प्रॉब्लम की तरफ तरीके से देखना पड़ता। तो गवर्नमेंट क्या अप्रोच किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करे थे कि ना वो ना डेप्यूटी पीएम थे और होम मिनिस्टर भी थे। तो वो क्या करे थे कि ना वो लॉ और रक्त और लॉ की नीति अपनाए थे और क्या किए थे, हिस्टोरिकल नेगोशिएशन किए थे प्रिंसली स्टेट सबके साथ, और उसको ना क्या करवा रहे थे, इंडिया में ज्वाइन करवा रहे थे। जितना भी प्रिंसली स्टेट जो ज्वाइंट हुआ था ना इंडिया में, जो ज्वाइन कर रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कौन वो किसकी वजह से कर रहा था, इंडियन कंट्री को किसकी वजह से करता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। और इसकी वजह से ना 3 कंसिडरेशन गाइडेड द अप्रूवल। तो वो क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट को चाहते थे कि इंडिया में हो सके, ठीक है, और फ्लेक्सिबल और ऑटोनॉमी हो रीजन को लेके, इंटीग्रेशन कंसोलिडेशन हो और सुप्रीम इंपॉर्टेंस बना रहे। ठीक है, ये चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे। देखो अब इसमें क्या था कि ना अब सबको एकत्र करना था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था हैदराबाद को लेके। तो हैदराबाद में क्या था, ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था जो निजाम के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, और ये ना इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए,
तो हैदराबाद की जो निज़ाम थे ना वो अलग रहना चाहते थे। तो और इसकी वजह से क्या हुआ था कि नवंबर में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1947 में, ठीक है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट इन नवंबर 1947। जो पीपुल थे ना वहाँ के वुमेन थे वो सब ने निज़ाम को निज़ाम के रूल को नहीं चाहता था। जो हैदराबाद में पीपुल रह रहे थे वो निज़ाम को नहीं मान रहे थे, ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी क्या किया, उनका सहयोग किया इस चीज में ना, उनका सहयोग किया कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, रजकर जो थे ना स्टार्ट करने लगे सप्रेसिंग पीपुल। सितंबर 1948 में क्या हुआ, इंडियन आर्मी मूव किया वहाँ पे और फिर लिबरलाइज किया इंडिया हैदराबाद को। तो जब वहाँ के लोग ही नहीं चाह रहे थे कि वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कहना या फिर पाकिस्तान में मिलाना, तो फिर ना क्या किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ जाया गया और फिर हैदराबाद को लिबरेट किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेकेंड था मणिपुर को लेके, ठीक है। मणिपुर में क्या हो रहा था, मणिपुर में इंटीग्रेशन क्या हो रहा था कि वहाँ के जो महाराजा थे ना बोधा चंद्र सिंह वो ना साइन किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसमें एश्योरेंस मिला था कि मणिपुर का जो इंटरनल ऑटोनॉमी है ना वो मेंटेन रहेगा, मतलब कि मणिपुर का इंटरनल जो भी चीज है ना वो मणिपुर ही हैंडल करेगा, ठीक है। जो फिर जून 1948 में ना वहाँ पे इलेक्शन हुआ और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे पहला वहीं पे इलेक्ट हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस जो मर्ज किए थे वो अदर पार्टीज के साथ अपोज किए इस चीज को, ठीक है। सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट परसुएट किए महाराजा टू साइन ऑन मर्जर एग्रीमेंट, और उसके बाद ना सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट महाराजा को समझाए और उनको ना उनको यहाँ क्या करवाए, मर्जर एग्रीमेंट में ना साइन करवाए, ठीक है। उसके बाद क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब इसके बाद था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, तो इसमें ना बहुत सारा प्रॉब्लम था इंटरनली तौर पे, ठीक है, कि ना सब ने क्या चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनका ना नाम हो, ठीक है। विशालधर मूवमेंट, विशालंधर मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि इन आंध्र को लेके, सबसे पहले ना आंध्र को लेके ये चीज हुआ कि आंध्र ना लिंग्विस्टिक तौर पे ना क्या होना चाहता था, तेलुगु स्पीकिंग लोगों का ना आंध्र एक राज्य बनना चाहता था, ठीक है। इसकी वजह से पोटी श्रीरामुलु क्या कहते, इंडेफिनिट फास्ट पे बैठे थे और 56 डे के बाद में उनका डेथ हो गया था, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा था आंध्र रीजन में। तो क्या हुआ, दिसंबर 1952 को ना पीएम को अनाउंस करना पड़ा कि आंध्र का फॉर्मेशन को लेके, क्योंकि इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा था ना, तो वो पीएम जो थे तभी के हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो ना मान गए थे इस चीज को लेके। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फिर उसके बाद बैठाया गया, क्योंकि अब बहुत सारे स्टेट जो चाहते थे वो सब ना अलग अलग होना चाहते थे, मतलब कि उनको भी चाहिए था कि उनका भी ना उनके इसके हिसाब से हो, उनके लिंग्विस्टिक तौर के हिसाब से हो। तो इसीलिए ना रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया। उसके बाद 1953 में, और इसके बाद रीऑर्गेनाइज किया गया बाउंड्री को उनके लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। लैंग्वेज बाउंड्री का चीज को चुना गया, ठीक है। और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूटीज बना। उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखा गया, स्ट्रेंथन किया गया और प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को फॉलो किया गया। डेमोक्रेटिक डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1960 में स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात क्रिएट हुआ। देखो अब ये जो हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उससे क्या क्या हुआ कि उससे कौन कौन सा देश बनता, कौन कौन सा राष्ट्र बनता गया। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना, 1966 में पंजाब बना, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश बना, 1963 में स्टेटहुड ऑफ नागालैंड बना, 1972 में मेघालय बना, मणिपुर, त्रिपुरा, और 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बना, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना, और 2014 में तेलंगाना स्टेटहुड मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में ना यूनिटी बना रहा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, और उसके बाद फिर कैसे कैसे उस चीज को सॉल्व किया गया था, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।